हेलो दोस्तों, टॉपर्स तक चैनल में एक बार फिर से आपका सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एसएसटी को एज ए कंपटीशन के रूप में भी आप अच्छे से लेकर सीरियसली चल रहे होंगे। दोस्तों, यही वह टाइम है जब आप समय का यूटिलाइज कर सकते हो और एसएसटी जो 10th क्लास का एसएसटी है उसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है हर एग्ज़ाम में। तो आप अभी जो छुट्टियों का टाइम चल रहा है उस टाइम का बहुत अच्छे से यूज करें। ज्योग्राफी में इंग्लिश मीडियम में हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को लेकर चल रहे थे और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हमने कई सारी चीज़ें समझा था। आज हम जो है सॉइल एज अ रिसोर्स के रूप में पढ़ेंगे कि मिट्टी जो है हमारा संसाधन कैसे है और किस प्रकार है। देखते हैं हम लोग सॉइल इज द यहाँ देखते हैं हम लोग सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेन्यूएबल रिसोर्स है। रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल आपको बताया था हमने, शायद आपको याद भी होगा कि रेन्यूएबल रिसोर्स क्या है और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स क्या है। रेन्यूएबल रिसोर्स उसे कहते हैं जिसे हम नया बना सकते हैं, जिसे कम टाइम में बना सकते हैं, जिसे दोबारा से हम यूज कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्स को रेन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। तो मिट्टी जो है, जो सॉइल है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल का मतलब होता है जो अपने आप प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिट्टी में क्या होता है कि जितने भी पेड़ पौधे ग्रो करते हैं वो सारे मिट्टी में ही करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीवित प्राणी जो अपना जीवन यापन मिट्टी से प्राप्त करता है। जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कीड़े मकोड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पेड़ पौधे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने जानवर हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने फिशरीज है, मछली की प्रजाति है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे डिपेंड कहाँ पे करता है, वो मिट्टी पर ही, सॉइल पर ही करता है। थोड़ा सा हम लोग मिट्टी के उसको देख लेते हैं कि मिट्टी कितने लेयर में बटी हुई है। सब मिट्टी 4 लेयर में बटी हुई है। सबसे ऊपरी जो लेयर है वो टॉप सॉइल है। यानी टॉप सॉइल का मतलब हो गया जिस लेयर पर, जिस मिट्टी पर हम लोग फसल उगाते हैं, जिस मिट्टी पर हम लोग रहते हैं, जिस मिट्टी पर हम लोग खेलते कूदते हैं, जिस मिट्टी पर हम लोग घर बनाते हैं, जिस मिट्टी पर हम लोग फसल उगाते हैं, वो मिट्टी का टॉप लेयर है, अपर लेयर कहलाता है, वो मिट्टी का ऊपरी परत कहलाता है। तो ऊपरी परत जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होता है। सेकेंड जो लेयर है सब सॉइल, वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले, यानी जो निचला हिस्सा होता है, ऊपरी लेयर के बाद का जो लेयर होता है उस मिट्टी में बालू की मात्रा, सिल्ट और क्ले की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो करीब करीब 50 से 60 किलोमीटर का जो मिट्टी का लेयर होता है वो टॉप लेयर होता है। उसके बाद का जो लेयर होता है वो करीब करीब जो है सेकेंड लेयर होता है। जो थर्ड लेयर होता है वो जो है सबस्टेनम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, यानी ये पेरेंट रॉक मटेरियल, पेरेंट का मतलब होता है पिता, जिसके आधार पर ऊपरी दोनों लेयर बना हुआ होता है उसे पेरेंट रॉक मटेरियल कहते हैं। और सबसे जो निचला लेयर है वो अनवेदर्ड पेरेंट रॉक बेड, यानी यहाँ पे अनवेदर्ड का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन का, बाढ़ आंधी तूफान से जो मिट्टी का निचला लेयर है, करीब करीब 400 किलोमीटर के नीचे की जो मिट्टी है उसको बाढ़ आंधी तूफान किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे रॉक को अनवेदर्ड पेरेंट रॉक कहते हैं। पेरेंट रॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी के आधार पर जो मिट्टी का ऊपरी लेयर है वो बना हुआ होता है। जैसे पिता ने हमें जन्म दिया, इसीलिए पेरेंट रॉक बेड, यानी उसी के आधार पर 400 किलोमीटर जो निचला हिस्सा है उसी के आधार पर पूरी धरती बनी हुई है, इसीलिए उसे पेरेंट बेड रॉक कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। मिट्टी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी जीवित है। मिट्टी जीवित कैसे? अगर उसमें फसल उगाते हैं तो फसल उग आता है, उसमें कीड़े मकोड़े उसी से भोजन प्राप्त करते हैं, हम लोग पानी वहीं से प्राप्त करते हैं, इसीलिए मिट्टी को लिविंग सिस्टम कहते हैं, जीवित प्राणी कहते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। मिट्टी के बनने में, मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर गहराई के बनने में 10 लाख से अधिक समय का समय लगता है। रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक
climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. मिट्टी के बनने में, सॉइल के बनने में क्या क्या चीज़ें? सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो बेड रॉक है। बेड रॉक यानी धरती के सबसे निचले वाला हिस्सा जिसके आधार पे पूरी धरती टिकी हुई है, मिट्टी बनी हुई है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी के आधार पर मिट्टी फॉर्मेशन होता है, बनता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट भी इम्पोर्टेंट है। अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट। मिट्टी के बनने में समय की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर कुछ सेंटीमीटर के बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है सॉइल फॉर्मेशन में वो मिट्टी है, टाइम है, समय है। आगे देखते हैं। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स etc contribute to the formation of soil। ये सारी चीज़ें मिट्टी के बनने में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें? वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी मिट्टी बनती है। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, जहाँ पे पानी एक जगह से दूसरे जगह हमेशा बहता रहता है वहाँ मिट्टी अधिक तेजी से बनती है। हवाएं जहाँ तेजी से बहती रहती है वहाँ ग्लेशियर्स जहाँ पिघलता है, ग्लेशियर्स क्या होता है? पहाड़ों पर जो बर्फ के रूप में पानी बना है उसे, और जब गर्मी बहुत तेजी से फैलने लग जाती है हमारे एनवायरनमेंट में, और जब वो बर्फ जब पिघलने लग जाता है उसे ग्लेशियर्स कहते हैं। एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स क्या करता है? मिट्टी के बनने में भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। डिकम्पोजर्स क्या होता है? जैसे हमने घास को, हमने पत्ते को, सूखे पत्ते को, हमने कौ डंग को, गाय के गोबर को हमने अगर मिट्टी में डाल दिया तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? इन सबको खा करके सड़ा देता है और खा करके इसे मिट्टी के फॉर्म में दोबारा से चेंज कर देता है। इसे डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो ये जो डिकम्पोजर्स है यह भी मिट्टी के बनने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है मिट्टी के बनने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेज विच टेक प्लेस इन सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज भी मिट्टी के बनने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आगे आगे कह रहा है कि केमिकल यहाँ हो गया। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो 10th के बच्चे जो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि सॉइल के बनने में, मिट्टी के बनने में ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ये भी दोनों इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आगे देखेंगे क्या क्या है ये चीज़ें। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कह रहे सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल जो मिट्टी बनती है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? कलर के आधार पर, थिकनेस का मतलब है कि मिट्टी की पतली और मोटी के आधार पर, टेक्सचर के आधार पर, टेक्सचर का मतलब मिट्टी में क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती है, बनावट, जैसे पोटास की मात्रा, चूने की मात्रा, किसी किसी चीज़ में जो है आयरन की मात्रा, एल्यूमिनियम की मात्रा, इन सब चीज़ के आधार पर जब मिट्टी बनती है तो उसे टेक्सचर कहते हैं। एज, यानी मिट्टी के बनने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उम्र ही है, एज ही है, करोड़ों साल लग जाता है मिट्टी को बनने में। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज द सॉइल आर, ये सारी चीज़ें मिट्टी, इन सारी चीज़ों के आधार पर मिट्टी को कई भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। देखते हैं इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप। भारत में मिट्टी को कई पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन सी मिट्टी होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इंडिया हैज वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रिम्स एंड वेजिटेशन टाइप। इंडिया में क्या होता है? कई सारे फीचर्स पाए जाते हैं, लैंड फॉर्म्स पाया जाता है। लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है कि जब मिट्टी ऊपर से, जब मिट्टी का चट्टान धरती के नीचे गिर जाए, यानी पहाड़ का जब ऊपरी हिस्सा नीचे भूस्खलन हो जाए, मिट्टी दब जाए, उसे लैंड फॉर्म्स कहते हैं। क्लाइमेटिक रिम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स, यानी मिट्टी में कई सारे प्रकार के वेजिटेशन, फल फ्रूट्स वगैरह पेड़ पौधे उगते हैं। इन्हीं सब के आधार पर मिट्टी को कई प्रकार में डिवाइड किया गया है इंडिया में। अब देखते हैं पहली मिट्टी कौन कौन सी है। तो सबसे पहली जो मिट्टी है दोस्तों वो एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल को हिंदी में जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा ऐसी मृदा को कहते हैं जो जल के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी से जब कोई सॉइल बनता है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, जलोढ़ मृदा क्या है, एलुवियल सॉइल क्या है। दिस इज
दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। जितने भी प्रकार की मिट्टी हमारे इंडिया में पाया जाता है, जितने भी प्रकार का मतलब है हमारे इंडिया में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो उन 6 प्रकार की मिट्टियों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिट्टी है वो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा है। देखते हैं कैसे। मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल, ये जो मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूरे इंडिया में लगभग 45% एरिया में एलुवियल सॉइल पाया जाता है। 45% पूरे इंडिया का अगर कवरेज देखा जाए तो 45% एरिया में एलुवियल सॉइल मिट्टी पाई जाती है। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। नॉर्दर्न इंडिया, भारत का जो उत्तरी भारत है, नॉर्थ इंडिया है, जिसमें करीब करीब 7 से 8 राज्य आता है जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये पूरा नॉर्थ इंडिया कहलाता है। ये पूरा जो नॉर्थ इंडिया की मिट्टी बनी है वो एलुवियल सॉइल से बनी है। दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 important Himalayan river system, the Indus, the गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये जो नॉर्दर्न इंडिया बना है, जो एलुवियल सॉइल बना है, ये 3 नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी के महीन कणों से बना है। ये हर साल आती है, हर साल बाढ़ लाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हर साल कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनते बनते लाखों वर्षों में ये पूरा नॉर्थ इंडिया बना है। इंडस नदी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, 6ठी और 7वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी भारत की सबसे पुरानी जो सभ्यता है, भारत के जो सबसे आज से 2500 साल पहले, 2600 साल पहले जो लोग सबसे पहले बसे थे, इसी नदी के किनारे बसे थे। इसीलिए इस नदी का नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम पड़ा और पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता हमारे भारत की सभ्यता मानी जाती है। तो उसी इंडस नदी की बात कर रहा है, दूसरा गंगा नदी की बात कर रहा है और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहा है। ये तीनों नदियां इंडिया से नहीं निकली है। यानी इंडस, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तो तिब्बत से निकली है, लेकिन गंगा नदी जो है वो हमारे ही हिमालय से निकली हुई है। इन तीनों नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी के महीन कणों, बालू, कंकड़ पत्थर से हर साल जब बहा करके ये मिट्टी लाती है तो धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया इन्हीं तीनों नदियों के द्वारा बना है। कह रहा है दिस सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात। ये सॉइल थोड़ा सा राजस्थान में और थोड़ा सा गुजरात में भी यही सॉइल पाया जाता है। थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, यानी थोड़ी थोड़ी जो है गुजरात और राजस्थान में भी यही मिट्टी पाई जाती है। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari and the Krishna and Kaveri। सबसे पहले अब थोड़ा सा डेल्टा को समझ लेते हैं कि डेल्टा क्या है। कह रहा है ये जो मिट्टी है ये एलुवियल सॉइल है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न का मतलब है पूरब, कोस्टल का मतलब है समुद्र के किनारे वाला पार्ट्स जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहलाता है। तो ये जो ईस्टर्न पार्ट्स है, भारत का पूर्वी हिस्सा है, जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ, यानी कौन कौन सी नदियाँ, महानदी यहाँ आके समुद्र में मिल रही है, गोदावरी यहाँ के समुद्र में मिल रही है, कृष्णा यहाँ के समुद्र में मिल रही है और कावेरी बिल्कुल समुद्र में, यहाँ के चारों नदियाँ जिस जगह समुद्र में मिलती है तो वहीं पे डेल्टा का निर्माण होता है। थोड़ा सा डेल्टा को और डिटेल में समझते हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन IAS के एग्जाम तक में पूछा गया है कि डेल्टा क्या होता है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, इसे थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों, गंगा नदी हिमालय से निकलती है और उत्तराखंड, हरिद्वार से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल 4 राज्यों से होकर के समुद्र में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती हुई अरुणाचल प्रदेश में, भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम होते हुए बांग्लादेश में आकर के गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिल जाती है। और दोनों नदियां मिल करके समुद्र में, जहाँ पे दोनों नदियां समुद्र में जहाँ गिरती है, तो जब कोई नदी चलती है तो अपने साथ केवल पानी लेकर नहीं चलती, वह कंकड़ पत्थर के कण, महीन कण, मिट्टी के कण, बालू के कण, ये सब साथ लेकर चलती है। तो जब धीरे धीरे ये मिट्टियाँ हर मिनट में बह रही है, हर रोज बह रही है, हजारों वर्षों से बह रही है, तो जब ये लेकर चलती है, और चूंकि ये नदियाँ सालों भर बहती है, तो जब नदियाँ पानी के साथ
बालू के कण, बालू के महीन कण, मिट्टी के कण, कंकड़ पत्थर के कण, ये जब लेकर चलती है तो समुद्र में जहाँ पे ये नदियाँ गिरती है उस जगह बहुत बड़ा धरती का एक क्षेत्र बन गया है, धरती का क्षेत्र बन गया है। और उस क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ उगाए हैं, वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी रहने लग गया है। तो वहाँ पे उसी डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। सुंदरवन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी के महीन कणों से बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि इस डेल्टा में सुंदरी नाम का ट्री पाया जाता है, सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। और यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये जितने क्वेश्चन मैंने जितने आपको समझाए, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में, खास करके एनटीपीसी के एग्जाम में, खास करके पीसीएस के एग्जाम में और यहाँ से आईएएस के एग्जाम में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और सीबीएसई में तो कई बार 1 मार्क वाले और 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा और कौन सा डेल्टा है। तो जहाँ पे ये चारों नदियाँ समुद्र में मिलती है वहीं पे थोड़ा सा जमीन का ऊंचा सा क्षेत्र बन जाता है और उसी को डेल्टा कहते हैं। तो ये जो डेल्टा बनी हुई है वो एलुवियल सॉइल से बनी हुई है। एलुवियल सॉइल का नाम है जलोढ़ मृदा। और जल के द्वारा बहा कर लाए गए जिस मिट्टी से जब क्षेत्र बनता है तो उसे ऑटोमेटिक सी बात है उसे एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा ही कहेंगे। थोड़ा देख लेते हैं जलोढ़ मृदा का कलर कैसा होता है। जलोढ़ मृदा का कलर बलुई कलर का होता है, बालू के कलर का, रेत के कलर का, और थोड़ा सा ग्रे कलर का, भूरा कलर का होता है। तो ये हमने देखा एलुवियल सॉइल। थोड़ा सा और देख लेते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में, थोड़ा और डीप से देख लेते हैं। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड। एलुवियल सॉइल कई सारे बालू के महीन कण, सिल्ट एंड क्ले, कंकड़ पत्थर के कण और मिट्टी के कणों से मिलकर के बना होता है। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं, जब हम नदी के किनारे जाते हैं, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज। तो जो मिट्टी का साइज होता है वो कंकड़ पत्थर के कण हो जाते हैं, तो उसका साइज थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इन द अपर लेयर, अगर हम इसके अपर लेयर की बात करें तो थोड़ा देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि रीचेज ऑफ रिवर वैली नियर द place of the break of slope, the soil are porous. Such soils are more common in pediment plains such as द्वार्स, चाओस एंड तराई। जो एलुवियल सॉइल है वो अगर समुद्र नदी के किनारे अगर जाएंगे, समुद्र के किनारे अगर जाएंगे, ऊंचाई वाले जगहों पर अगर जाएंगे तो वहाँ पे यही सॉइल जो है कई नामों से और जाना जाता है। द्वार्स के रूप में, यानी द्वार्स के रूप में, चाओस के रूप में और तराई के रूप में यही मिट्टी जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट, सॉइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन बेसिस ऑफ देयर एज। मिट्टी को, सॉइल को एज के आधार पर क्राइटेगराइज किया गया है, डिसाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एज। एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल। एलुवियल सॉइल को एज के आधार पर ओल्ड एलुवियल में पुरानी जलोढ़ मृदा और नई जलोढ़ मृदा में बांटा गया है। पुरानी जलोढ़ मृदा ओल्ड एलुवियल को बांगर सॉइल कहते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर सॉइल कहते हैं। खादर और बांगर मिट्टी में डिफरेंस कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स का भी आता है और कई सारे कंपटीशन में भी यहाँ से पूछे जाते हैं कि बांगर सॉइल, यानी ये याद रखेंगे दोस्तों कि बांगर सॉइल का मतलब है ओल्ड एलुवियल और खादर सॉइल का मतलब है न्यू एलुवियल। खादर सॉइल, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि जब जिस क्षेत्र में हर साल बाढ़ आता है तो वहाँ क्या होता है कि बाढ़ के आने से क्या होता है कि ज़मीन पर पानी जम जाता है, 1-2 महीने तक पानी रहता है। धीरे धीरे एवापोरेशन होने के साथ साथ वो पानी खत्म हो जाता है। तो जो सड़ी हुई पानी मिट्टी के ऊपरी लेयर पर जब जम जाती है तो उससे जो थोड़ी सी मिट्टी बनती है उसे न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, उसे खादर सॉइल कहते हैं। और जिस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आता है, जहाँ की बलुई मिट्टी होती है, उसे खादर सॉइल कहते हैं, उसे ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं, उसे बांगर सॉइल कहते हैं। द बांगर सॉइल हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़ पत्थर। बांगर सॉइल में क्या होता है, कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है। खादर की बजाय बांगर सॉइल में कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है।
इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर। बांगर की अपेक्षा जो खादर है वो ज़्यादा उपजाऊ होता है। क्यों? हर साल बाढ़ आएगा तो कीड़े मकोड़े, घास पात पानी में सड़ करके मिट्टी का ऊपरी लेयर बन जाता है। वो मिट्टी का ऊपरी लेयर बनने के साथ ही उस लेयर में जब हम कोई भी फसल उगाएंगे तो वहाँ पे फसल बहुत अधिक उपज होती है। इसीलिए भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र गंगा और यमुना के बीच का जो भूमि है वह है। रीजन क्या है कि वहाँ की जो मिट्टी है बांगर मिट्टी है और हर साल उस क्षेत्र में बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी मिट्टी पर 1 महीने के आसपास, 1.5-2 महीने के आसपास जमा रहता है। धीरे धीरे घास वगैरह जो है मिट्टी में सड़ जाता है और सड़ करके जब वो मिट्टी में मिल जाता है और उसके बाद जब उस मिट्टी में कोई भी फसल, गेहूं की फसल या कोई भी फसल उगाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में वहाँ फसल होता है। आगे हम लोग देखते हैं एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। जितनी भी मिट्टी है इंडिया में 6 प्रकार की मिट्टियों में सबसे ज़्यादा फर्टाइल, सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाली मिट्टी एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा है। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एलुवियल सॉइल में पोटास की मात्रा अधिक होती है, फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है और लाइम जिसे चूना कहते हैं उसकी मात्रा अधिक होती है। बहुत जो केमिस्ट्री के बच्चे होंगे पोटास की मात्रा जो गांव में रह रहे होंगे उसको भी पता होगा। बच्चों पोटास को फसल को मजबूत होने के लिए जिस मिट्टी में पोटास पहले से है तब तो कोई बात नहीं, अगर कमी है उस मिट्टी में पोटास को डाला जाता है ताकि पौधा जो है मजबूत होए, पौधा मोटा होए, ताकि अगर पौधा अधिक मजबूत होगा तो फसल भी अधिक देगा वो। फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, इस मिट्टी में ये तीनों चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। जिस मिट्टी में ये तीनों चीज़ें पाई जाएगी वह सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। कह रहा है यह मिट्टी जो है इस मिट्टी में सबसे अधिक शुगर कैन गन्ना खाया होगा, कहीं खाते पड़ के मुंह में पानी ना आ गया हो। शुगर कैन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप। जो एलुवियल सॉइल है उसमें सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है, पैडी धान की खेती होती है, व्हीट गेहूं की खेती होती है और कई सारे अदर जो सीरियल्स हैं, अनाज हैं, उसकी खेती होती है। और ख़ास करके दालों की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। चना हो गया, अरहर हो गया, और सारे मसूर हो गया, कई सारे जो पल्सेस हैं, दाल है, उनकी खेती जो है इस मिट्टी में बहुत अधिक होती है। आगे है ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। जिस क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है और जिस क्षेत्र में सबसे अधिक फसल उपज होता है वहीं भी पॉपुलेशन भी वहीं पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा धान, सबसे ज़्यादा गेहूँ, सबसे ज़्यादा आलू, सबसे ज़्यादा सरसों, ये सारा उत्तर प्रदेश में उपज होता है। जहाँ पानी की मात्रा अधिक होगी, जहाँ उपज बहुत अधिक होगा, जहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगा, जनसंख्या पे भी तो वही बढ़ता है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पॉपुलेशन है। इसका रीजन क्या है? उत्तर प्रदेश में एलुवियल सॉइल पाया जाता है और एलुवियल सॉइल में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें किसी भी प्रकार की फसल उगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से लहलहा कर फसलें होती है। इसीलिए एलुवियल सॉइल जहाँ जहाँ पाया जाता है वहाँ वहाँ की जनसंख्या अधिक होती है। आप नॉर्थ इंडिया में ले लो, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ ये सारा राज्य जो है एलुवियल सॉइल पाया जाता है। इन सारे राज्यों में हर प्रकार की फसलें बहुत अधिक होता है, इसीलिए जनसंख्या भी यहाँ बहुत अधिक पाया जाता है। यहाँ वही कह रहा है कि सॉइल इन द ड्रायर एरिया आर मोर अल्केलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड जिन क्षेत्रों में एलुवियल सॉइल में जहाँ सूखा एरिया पाया जाता है, जहाँ की मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, उस क्षेत्र में प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद, सिंचाई की सुविधा होने के बाद वहाँ भी फसल को उगाया जा पा रहा है। तो हमने एलुवियल सॉइल को बहुत डीपली में देखा। आगे हम लोग दोस्तों ब्लैक सॉइल को देखते हैं कि भाई ब्लैक सॉइल क्या है और ब्लैक सॉइल का कलर कैसा होता है, ये देखते हैं हम लोग। ब्लैक सॉइल को हिंदी में काली मिट्टी कहते हैं। काला है मगर दिल वाला है, वही वाला काली मिट्टी। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज ए रेगुलर सॉइल। इस मिट्टी का कलर काला होता है, इसीलिए इसे काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल कहा जाता है।
इसका एक और नाम है रेगड़ सॉइल, क्योंकि इस मिट्टी में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, इसीलिए इस मिट्टी का एक और नाम भी है रेगड़ सॉइल। कई बार एग्जाम में, कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करता हूँ वहाँ थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे कि काली मिट्टी का क्या क्या नाम है। तो काली मिट्टी का एक तो नाम है ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि काली मिट्टी को काली मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका कलर ब्लैक है, इसीलिए उसको काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? रेगड़ सॉइल। रेगड़ सॉइल भी उसी मिट्टी को कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो कॉटन की। कॉटन का मतलब है रुई, जिससे हमारा कपड़ा बनता है, सूती कपड़ा। तो सबसे ज़्यादा जो सूती कपड़े की खेती होती है, रुई की खेती होती है, कॉटन की खेती होती है, वो काली मिट्टी में होती है। इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल। इट इज बिलीव्ड दैट climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. इस यह माना जाता है, यह विश्वास किया जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट, यह विश्वास किया जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट। यानी किसी भी मिट्टी के बनने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पेरेंट रॉक ही है। यानी यहाँ से 600 किलोमीटर धरती के नीचे का जो उनका मिट्टी है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी मिट्टी के बनने में तो पेरेंट रॉक है ही इम्पोर्टेंट, उसी प्रकार से इस मिट्टी के बनने में भी पेरेंट रॉक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कह रहा है दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल फॉर ऑफ द दक्कन ट्रैप। यह मिट्टी जो है दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड मेड अप ऑफ लावा फ्लो। लावा के फ्लो होने के बाद, लावा फ्लो क्या होता है? जब 11-12 में आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जब मिट्टी बन रही थी, जब धरती बन रही थी, तो नीचे से जो है कीचड़ धीरे धीरे जो है बड़ी तेजी से फैल रहा था चारों तरफ पृथ्वी पर, संसार में। तो जहाँ जहाँ वो धीरे धीरे जब धरती बन रही थी तो उसमें क्या लावा फ्लो हो रहा था, बड़ी तेजी से जो है, बड़ी तेजी से लावा फ्लो हो रहा था। उसी से दक्कन प्लेट्यू का निर्माण हुआ है। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। ये जो मिट्टी है ये महाराष्ट्र में और सौराष्ट्र में यह मिट्टी बनी है। थोड़ा सा ब्लैक सॉइल को हम लोग देख लेते हैं। ये देखो ब्लैक सॉइल का कलर कैसा होता है। यानी जब गर्मी का मौसम आता है तो चारों तरफ जो है गर्मी से पूरे मिट्टी पूरा फट जाता है, यानी दरार आ जाता है इसमें। और जैसे ही पहली बारिश होती है तो इस मिट्टी पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिसलन बहुत तेजी से हो जाता है। तो इस तरीके से यह मिट्टी जो है लगभग महाराष्ट्र में, गुजरात में, इन सब क्षेत्रों में यह मिट्टी पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा अगर इसको देख लें हम लोग तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये देखो ग्रीन वाला जो है दोस्तों, ग्रीन वाला फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, यानी जो ग्रीन वाला है वन मृदा। जहाँ जहाँ पहाड़ी एरिया है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ भी जो मृदा पाई जाती है ये फॉरेस्ट मृदा, वन मृदा पाया जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल अभी हमने देखा था पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है एलुवियल सॉइल पाया जाता है। तो थोड़ा सा ये देखो कि एलुवियल सॉइल, ये देखो पूरा ये जो है ये पूरा एलुवियल सॉइल है। ये कौन सा सॉइल है? एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं रेड एंड येलो सॉइल। अब देखिए रेड एंड येलो सॉइल, ये जो पूरा है ये पूरा रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ भी रेड एंड येलो सॉइल पाया जा रहा है। तो ये रेड एंड येलो सॉइल जो पीली और लाल मिट्टी है वो भी इंडिया में बहुत बड़े क्षेत्रों में पाई जाती है। अब ब्लैक सॉइल को थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। तो ये देखिए ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल जो है पूरा थोड़ा सा आधा मध्य प्रदेश, पूरा महाराष्ट्र, थोड़ा सा कर्नाटका, इन पूरे क्षेत्रों में ब्लैक सॉइल पाया जा रहा है। और उसके बाद फिर जो है लेटेराइट सॉइल है। लेटेराइट सॉइल आप देख सकते हो, लेटेराइट सॉइल कि लेटेराइट सॉइल कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। तो लेटेराइट सॉइल थोड़ा सा कम क्षेत्रों में पाया जाता है। लेटेराइट सॉइल देखिए ये है लेटेराइट सॉइल, थोड़ा सा कम क्षेत्रों में यानी लेटेराइट सॉइल पाया जा रहा है इंडिया में। और एरिड सॉइल जिसे सूखा सॉइल कहते हैं, यानी ऐसे सॉइल जहाँ गर्मी के मौसम में यानी जहाँ रेत मिट्टी हो, जैसे राजस्थान वगैरह में थोड़ा सा एरिड सॉइल पाया जाता है। एरिड सॉइल को हिंदी में हम लोग कहते हैं मरुस्थली मृदा, यानी जहाँ मरुस्थल हो, जहाँ डेजर्ट हो,
उसे एरिड सॉइल कहा जाता है। तो आगे हम लोगों ने ये देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ब्लैक सॉइल को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई ब्लैक सॉइल क्या है। हाँ, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आर एक्सटेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन along the गोदावरी एंड कृष्णा वैली। इसमें क्या होता है कि ये मालवा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और थोड़ा सा साउथ ईस्ट डायरेक्शन along with the गोदावरी एंड कृष्णा के वैली में, घाटियों में ब्लैक सॉयल पाया जाता है। द ब्लैक सॉयल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। ब्लैक सॉयल जो है बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इसमें मॉइस्चर बहुत अधिक होता है। मॉइस्चर का मतलब होता है जब इस क्षेत्र में जाओगे तो आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा महसूस होगा, चिपचिपाहट महसूस होगा, उसे मॉइस्चर कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में इस मिट्टी की थोड़ी सी ये खासियत है। कह रहे इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। इस मिट्टी में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक मात्रा में होता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब है मिट्टी में जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं वो इस मिट्टी में अधिक होती है। पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, ये सारी चीज़ें इस मिट्टी में पाया जाता है। थोड़ा याद रखेंगे इस मिट्टी में क्या क्या चीज़ें कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, इन सब चीज़ों की मात्रा इस मिट्टी में बहुत अधिक होती है। दिस सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। इस मिट्टी में फॉस्फोरिक जो चीज़ें होता है, जो मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी कमी होती है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। कह रहा है जब गर्मी का मौसम आता है तो उस समय ये इसमें जो है क्रैक आ जाता है, यानी दरार आ जाता है हॉट वेदर, विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन ऑफ सॉइल। तो वही कह रहा है कि ये जो फसल को प्रॉपर उगाने में यह मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। These soil are strictly when net and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। जब पहली वर्षा होती है, थोड़ी कम वर्षा होती है तो इतनी चिपचिपी हो जाती है, इतनी फिसलन हो जाती है इस मिट्टी पर कि खेती करना, फसल उगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों हमने ब्लैक सॉइल के बारे में देखा। अब हम थोड़ा सा रेड एंड येलो सॉइल के बारे में देख लेते हैं। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau। जो लाल और पीली मृदा है, अभी हमने दिखाया था आपको कि लाल और पीली मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है। लाल और पीली मृदा वहाँ पाया जाता है जहाँ लो रेनफॉल, जहाँ कम वर्षा होता है, वहाँ लाल और पीली मृदा पाया जाता है। और लो वर्षा, कम वर्षा कहाँ होता है? ईस्टर्न साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, यानी जो तमिलनाडु के क्षेत्र में है, उन क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा पाई जाती है। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग विद द पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। यानी इन क्षेत्रों में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा, यानी जो गंगा का मध्य मैदान है, उन क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। अलॉन्ग विद द वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स है, थोड़ा सा वेस्टर्न घाट्स क्या देते हैं, भारत का पश्चिमी वाला जो हिस्सा है ये वेस्टर्न घाट्स पर्वतमाला कहलाता है। इन क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं। These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks। इस मिट्टी का कलर लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है इसका कलर रेडिश क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहे की, आयरन की मात्रा पाई जाती है। लोहे का कलर ही लाल होता है, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, लोहे के टुकड़े पाए जाते हैं। दोस्तों बता दूं, हमारे घर के आसपास रेड कलर की मिट्टी पाई जाती है। तो मैंने देखा है इस मिट्टी को अच्छे से कि इस मिट्टी में लोहे के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और जो हमारे घर के पड़ोस में ट्राइबल्स रहते हैं, जो जिनके घर मिट्टी के बने हुए होते हैं, इसी लाल मिट्टी से वो अपने घरों पर चुनाई करता है, पुताई करता है और इनका घर इतना सुंदर, इतना अट्रैक्टिव दिखने में लगता है। तो ये जो कलर है रेड कलर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट
रोल निभाता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो कहीं कहीं इसका कलर येलो कलर भी पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, लैटेराइट सॉइल क्या है। लैटेराइट सॉइल क्या है? लैटेराइट सॉइल को हिंदी में भी लैटेराइट सॉइल ही कहते हैं। देखते हैं, लैटेराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटर विच मीन्स ब्रिक्स। लैटेराइट शब्द जो लिया गया है वो लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द से लिया गया है और इसका मतलब होता है लैटर, यानी बाद में। यानी लैटर शब्द का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है ब्रिक्स। ब्रिक का मतलब होता है ईंट, और ईंट का कलर कैसा होता है आपको पता है। द लैटेराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये सॉइल वही बनता है, ये सॉइल का फॉर्मेशन वही होता है जहाँ की टेम्परेचर बहुत ऊंचा होता है, गर्मी बहुत तेजी से पड़ती है और जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। तो कई सारे बच्चे कहेंगे सर ऐसा कौन सा भारत में, इंडिया में क्षेत्र है जहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है और वर्षा बहुत अधिक होती है? तो थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मैं आपको वर्ल्ड का मैप ले चलूँगा। बच्चों ये पूरी पृथ्वी है, गोल है, चपटी है। पूरी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करने वाली एक जो लाइन है वो 0 डिग्री रेखा, इक्वेटर भी कहते हैं। तो वो जो इक्वेटर के आसपास जो कंट्री है वह, उस कंट्री में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। तो हमारा इंडिया जो है, हमारा इंडिया ये करीब करीब जो है केरला व निचला वाला जो पार्ट्स है, साउदर्न इंडिया वाला पार्ट्स है, वो करीब करीब 0 डिग्री रेखा के आसपास यानी 800 किलोमीटर के दूरी पर ही है। तो केरला के साइड में, कर्नाटका के साइड में जो समुद्री साइड है वहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। जैसे ही गर्मी पड़ेगा तो क्या होता है, एवापोरेशन बहुत अधिक होता है, समुद्र से पानी बादल के रूप में बहुत अधिक बनता है, और जैसे ही थोड़ा सा गर्मी हुआ तो वह बारिश के रूप में हो जाता है। इसीलिए केरल के लोग सालों भर जो है कभी ना चादर ढकते हैं अपने सर पर और ना कभी उनको गर्मी लगता है। इसीलिए सबसे, हाँ, आप कहेंगे सर वहाँ के लोग काले भी तो होते हैं। काला इसलिए होता है कि क्योंकि धूप अधिक पड़ती है, जैसे ही थोड़ा सा गर्मी पड़ा तो बारिश हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़े और जहाँ जैसी गर्मी पड़ेगा तो बारिश जहाँ अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो लेटेराइट सॉइल पाया जाता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ह्यूमस कंटेंट। इस मिट्टी में क्या होता है? इंटेंस लीचिंग, यानी बड़ी तेजी से जो है मिट्टी का कटाव होता है। हैवी रेनफॉल, जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, वहाँ ह्यूमस कंटेंट, वहाँ जो गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और शरीर में चिपचिपाहट बहुत अधिक होता है। थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, लेटेराइट सॉइल को। ये देखिए लेटेराइट सॉइल का कलर, लेटेराइट सॉइल का रेडिश कलर है, और लेटेराइट सॉइल में मिट्टी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से मिट्टी है। कहीं गड्ढा, कहीं ये, जैसे हरा भरा ये होगा, चारों तरफ घास अधिक होगा, हरा भरा हरी भरी होगी मिट्टी। तो ऐसे कलर जो है ये लेटेराइट सॉइल का होता है। चलिए आगे देखते हैं। द सॉइल इज लो because most of microorganisms, particularly of decomposers like bacteria, get destroyed due to high temperature। इस क्षेत्र में आप अभी देखा था हमने कि गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। जब गर्मी बहुत अधिक पड़ेगी तो इसमें बैक्टीरिया नहीं होता है, मर जाता है गर्मी के कारण से। तब आप कहेंगे सर पानी भी तो अधिक होता है, तो पानी, गर्मी बहुत अधिक पड़ी और पानी बहुत अधिक आया तो थोड़े दिन में अगर बैक्टीरिया बना भी तो पानी के साथ वो बह जाता है। तो यही रीजन है कि इसमें बैक्टीरिया कम बनता है, और जहाँ बैक्टीरिया नहीं बनेगा वह उस मिट्टी में डिकम्पोजर्स नहीं होगा, और जहाँ डिकम्पोजर्स नहीं होगा वह मिट्टी फर्टाइल नहीं होगा। क्लियर है? लॉजिक है। लेटेराइट सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इस मिट्टी को भी हम उपजाऊ बना सकते हैं मैन्योर्स के द्वारा और फर्टिलाइजर्स के द्वारा। मैन्योर का मतलब होता है गाय के गोबर के द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा, खरपतवार के द्वारा, सूखे घास पात डाल करके और इसमें फर्टिलाइजर्स डाल करके, इस मिट्टी को खरपतवार डाल करके इस मिट्टी को हम उपजाऊ बना सकते हैं, फर्टाइल बना सकते हैं। दिस सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मैंने भी बताया था, क्योंकि यह 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास है। हालांकि आसपास तो नहीं है, 800 किलोमीटर से अधिक है इसकी डिस्टेंस, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत अधिक पड़ती है केरला वगैरह में। और गर्मी जैसे ही केरला, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, इसीलिए यहाँ के लोग थोड़ा सा सांवले होते हैं, काले होते हैं, रीजन यही है। लेकिन वर्षा भी बहुत अधिक होती है। कर्नाटका में तो वर्षा कम होती है, लेकिन केरला, तमिलनाडु में तो वर्षा कम होती है, लेकिन केरला और कर्नाटका में अच्छी खासी वर्षा होती है। तो
कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरिया ऑफ ओडिशा। ओडिशा में भी यह मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं ओडिशा। आफ्टर एडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। इस मिट्टी में अच्छे से ट्रीटमेंट करने के बाद, पार्टिकुलरली इसको अप्रोप्रिएट बनाने के बाद, इस मिट्टी में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में यह जो यूजफुल हो गया है और यहाँ के लोग चाय और कॉफ़ी की बड़ी मात्रा में इस मिट्टी में खेती करते हैं। रेड लेटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, कह रहा है जो रेड लेटेराइट सॉइल है और वो तमिलनाडु में जो पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यूनट। और इस मिट्टी में काजू की भी खेती होती है। काजू सुनने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मुंह में पानी ना आ गया हो। कई बार हम लोग भी ये सोचते थे जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि काश हम भी केरला और कर्नाटका में हमारा जन्म हुआ होता तो हम काजू खा खा करके खूब गोरे चिट्टे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ जो चीज़ें होता है ना उसकी वैल्यू नहीं पता चलता है। तो वहाँ के लोग ऐसा नहीं है कि बहुत गोरे चिट्टे होते, हाँ दिमाग तो तेज होता है वहाँ के उधर के लोगों का। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया के लोगों का दिमाग तेज नहीं होता, ये सारी कहने की बात है। कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी। कौटिल्य जो है हरियाणा में पैदा हो सकता है, 7 साल का बच्चा है और पूरे विश्व के जितने भी जीके हैं उसे याद है। वो अभी से उसका सपना है कि हम IAS टॉप करें। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी इंटेलिजेंट तो कहीं भी पैदा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है केरला, कर्नाटका या ऐसे राज्यों में जहाँ चाय, कॉफ़ी और काजू की अच्छी पैदावार हो। चलो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, एरिड सॉइल, इसको हिंदी में कहते हैं एरिड सॉइल को मरुस्थलीय मृदा यानी सूखी मिट्टी। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल जो मरुस्थलीय मृदा है, जो डेजर्ट सॉइल है, उस मिट्टी का कलर जो है वो रेड से यानी लाल से ब्राउन कलर का होता है। बालू के कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का, उसी तरह का इस मिट्टी का कलर होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। इस मिट्टी में क्या क्या होता है, इस मिट्टी में सैंडी इन टेक्सचर, ये मिट्टी जो बनी होती है इसमें बालू अधिक मात्रा में पाया जाता है और जो इसका नेचर होता है, इसका स्वभाव होता है, नमकीन होता है। इस मिट्टी को जरा थोड़ा टेस्ट करोगे तो इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसीलिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई सारे देश जो है इसी मिट्टी से नमक बनाते हैं। अब आप कहेंगे, कई सारे बच्चों को हंसी आ रहा होगा, सर मिट्टी से नमक कैसे बनाते हैं? दोस्तों अभी हम देखेंगे, हालांकि मैं थोड़ा बता दूं कि यहाँ साउथ अफ्रीका वगैरह में कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं। सहारा मरुस्थल का नाम सुना ही होगा आपने। सबसे ज़्यादा सहारा मरुस्थल से नमक बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पे मिट्टी में नमक इतना अधिक पाया जाता है। तो करते क्या है, उस मिट्टी को जो है पानी में बॉयल कर देता है और पानी में बॉयल करने के बाद मिट्टी उसको एवापोरेशन मेथड से उसको नमक बनाया जाता है। यहाँ भी देखते हैं, बताया है यहाँ पे। इन सम एरिया द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग द वाटर। वही मैंने कहा, कुछ एरिया में, इंडिया के कुछ क्षेत्रों में या विश्व के कुछ एरिया में इस मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। और इसी एवापोरेशन मेथड से, एवापोरेशन मेथड का मतलब कि इसको पानी में डाल दिया जाए और पानी को खौलाया जाए, उबाला जाए, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो है वाष्प बन करके मिट्टी होगा नीचे बैठ जाएगा और नमक का लेयर जो है मिट्टी के ऊपरी परत पर बैठ जाएगा, तो उससे हम मिट्टी को निकाल सकते हैं। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, और नमक समुद्र के किनारे भी बनता है, पानी से भी बनता है। समुद्र के पानी से सबसे ज़्यादा जो नमक बनता है वो पानी से ही बनता है। समुद्र के पानी को उबाला जाता है मशीन से और उसके बाद उसमें कई सारे केमिकल मिला करके उसको नमक बनाया जाता है। तो ये तो ईजी मेथड है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवापोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। इस मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि क्लाइमेट यहाँ बहुत ऊंचा होता है, यानी गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। हाई टेम्परेचर, एवापोरेशन इज फास्टर। इस राजस्थान वगैरह जाओगे जहाँ पूरे भारत में सबसे एक ही डेजर्ट है, राजस्थान में थार डेजर्ट, तो वहाँ जब पानी थोड़ा सा भी अगर मिट्टी पर डालोगे तो 5 मिनट में सूखा नजर आएगा। कहाँ चला जा रहा है वो पानी? रीजन क्या है कि गर्मी इतनी अधिक है कि जो बहुत तेजी से उस क्षेत्र का जो क्लाइमेट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सोख लेता है। सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इसमें ह्यूमस की मात्रा और मॉइस्चर, मिट्टी में नमी की मात्रा, मिट्टी में पानी का अंश बहुत कम होता है। द लोअर होराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कांकर बिकॉज ऑफ
the increased calcium content downwards. The conquer layer formation in the bottom horizons restrict the infiltration of water. कह रहा है कि जो कंकड़ पत्थर का लेयर है इस मिट्टी में बहुत अधिक होता है, तो इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो है इसमें हम पानी को यूज कर सकते हैं. आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन ऑफ दिस सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. जो पश्चिमी राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान है, वहाँ भी इस मिट्टी में खेती किया जा रहा है. इस मिट्टी में के आसपास जहाँ जहाँ यह मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में, 1927 ईस्वी में एक राजा था श्री गंगा सिंह. गंगा सिंह ने गंगा नहर कैनाल्स बनवाया, नहर बनवाया, और उस नहर के द्वारा पूरे राजस्थान को पानी भी मिलता है और पूरे राजस्थान में सिंचाई भी होती है, और पूरे राजस्थान में सिंचाई होने के साथ साथ खेती भी लोग करते हैं. तो आज गंगा सिंह का बड़ा ही योगदान है उस नहर को बनवाने में, और खास करके भारत सरकार ने भी उस नहर का ऐसा कायाकल्प किया कि पूरे राजस्थान में उस नहर के द्वारा पानी को पहुंचा दिया गया. तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार एरिड सॉइल जो है वो पाया जाता है. ये देखिए एरिड सॉइल का जो टेक्सचर है, कैसे चारों तरफ देखो सूखा सूखा सा, घास हरी भरी भी नहीं है. हमने अभी देखा था थोड़े दिन पहले एलुवियल सॉइल का, लेटराइट सॉइल का, तो वहाँ देखो हरे भरा दिखाई पड़ रहा था. लेकिन इन क्षेत्रों में चारों तरफ पेड़ पौधों में भी जो पत्ते हैं वो कितने कम पाए जा रहे हैं. ये देखिए पेड़ पौधों में भी चारों तरफ सूखा सूखा सा, एकदम रेत रेत सा पाया जाता है. तो यहाँ के लोग भी थोड़ा सा वैसे ही चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं. रीजन क्या है? एक तो गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, चारों तरफ हरा भरा नहीं रहता है, पेड़ पौधे की कमी है, पानी की कमी है, लोगों को रोजगार उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ के लोग भी थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं. आगे देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल को हिंदी में कहते हैं वन मृदा. These soils are found in hilly and mountainous area where sufficient rainforest are available. कह रहा है वन मृदा वहाँ पाया जाता है पहाड़ी एरिया में, जहाँ पहाड़ी एरिया हो, जहाँ पर्वत वाला एरिया हो, जहाँ रेन फॉरेस्ट वर्षा जो है बहुत कम होती हो, ऐसे क्षेत्रों में जो जंगल पाया जाएगा, ऐसे क्षेत्रों में जो मिट्टी पाया जाएगा, वो फॉरेस्ट सॉइल वन मृदा पाई जाती है. द सॉइल टेक्सचर वेरीज. जो इसमें जो मिट्टी में क्या क्या चीज़ें मिलकर के बनी होती है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर माउंटेनियस एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म, दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेनी इन अपर स्लोप्स इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ द हिमालय. द सॉइल एक्सपीरियंस डिनडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कॉन्टेंट. कह रहा है जहाँ जहाँ पहाड़ी है, जहाँ जहाँ पर्वत वाला एरिया है, उन क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है, वन मृदा पाया जाता है. इस मिट्टी पहाड़ी के निचली वाला जो हिस्सा है वहाँ भी एरिड सॉइल, वहाँ भी फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है. इस मिट्टी में लूमी यानी बलुई मिट्टी और सिल्टी यानी मिट्टी के महीन कण वो अधिक पाए जाते हैं. स्नो कवर्ड, इस एरिया में बर्फबारी भी होती है जैसे हिमालय के रेंज में. द सॉइल एक्सपीरियंस डिनडेशन एंड आर एसिडिक लो ह्यूमस, यानी इस मिट्टी में एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है और लो ह्यूमस कंटेंट पाया जाता है. द सॉइल फाउंड इन लोअर पार्ट्स ऑफ वैली पार्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एलुवियल फैंट्स आर फर्टाइल. यानी इस क्षेत्र की मिट्टी जो है वो जहाँ जहाँ एलुवियल सॉइल पाया जाता है वहाँ तो फर्टाइल होती है, अदरवाइज यह मिट्टी उतनी फर्टाइल नहीं होती है. क्योंकि रीजन क्या है कि चारों तरफ एक तो सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती है, और जहाँ चारों तरफ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचेगी तो पानी हमेशा जिस मिट्टी में हमेशा रहता है उस मिट्टी में भी खेती नहीं के बराबर होता है. क्योंकि मिट्टी पानी क्या करता है कि बार बार जो है उस मिट्टी से जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसे मार देते हैं, और सूर्य की किरणें नहीं आती है, इस कारण से भी यह मिट्टी उतनी फर्टाइल नहीं होती है. आगे हम लोग देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन क्या है, सॉइल इरोजन क्या है एंड सॉइल कंजर्वेशन क्या है. सॉइल इरोजन, द डिनडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या है? जब मिट्टी का ऊपरी परत पानी के साथ बह करके या हवा के साथ उड़ करके एक जगह की मिट्टी जब दूसरे जगह चली जाती है उसे सॉइल इरोजन कहते हैं, उसे मृदा अपरदन कहते हैं. सॉइल इरोजन को हिंदी में मृदा अपरदन कहते हैं. यानी एक जगह की मिट्टी जब पानी के साथ, बाढ़ के साथ बह करके कट करके एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, आंधी तूफान के साथ
हवा के साथ उड़ करके एक जगह की मिट्टी जब दूसरी जगह चली जाती है तो उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। The process of soil formation and erosion go on simultaneously, and generally there is a balance between the two. जो सॉइल इरोजन है और जो है सॉइल कंजर्वेशन है, ये दोनों साथ साथ चलता है। अगर मिट्टी कहीं कट गया, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आ गया, तो बाढ़ का पानी क्या करता है, एक जगह की मिट्टी को काट करके दूसरी जगह ले जाता है। तो जहाँ की मिट्टी कटी, जैसे ऐसे थोड़ा समझते हैं कि यहाँ बाढ़ आ गया तो यहाँ के तो मिट्टी काट दिया, लेकिन इस क्षेत्र में अगर गड्ढा है तो ये मिट्टी यहाँ आकर के जमा हो जा रहा है। तो एक जगह की मिट्टी कट तो रही है, लेकिन दूसरे जगह वही मिट्टी जा करके बन रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो सॉइल इरोजन है और जो सॉइल इरोजन है और जो सॉइल कंजर्वेशन है, ये दोनों साथ साथ चलता है। Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग etc. ये जो सॉइल इरोजन है ये डिस्टर्ब हो जाता है, मिट्टी का बनना डिस्टर्ब हो जाता है। रीजन क्या है, इसमें जो मानव है, ह्यूमन है, हम लोग जो है व्यक्ति हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन। जब हम किसी क्षेत्र के पेड़ पौधों को बहुत तेज़ी से काटने लग जाते हैं, काट देते हैं, तो उससे सॉइल इरोजन है, जो मृदा अपरदन है, मिट्टी का कटना है, वो बहुत तेज़ी से होने लग जाता है। क्योंकि अगर कहीं किसी क्षेत्र में बाढ़ आ रहा है तो बाढ़ आता है तो पेड़ क्या करता है कि एक तो चारों मिट्टी के बनने में भी पेड़ से जो पत्ते गिर रहे हैं तो आसपास में क्या हो रहा है, मिट्टी सड़ सड़ करके मिट्टी बन रहा है। दूसरा, पेड़ जो है करीब करीब बड़े क्षेत्रों को अपने जड़ों से जकड़े रखती है। तो बाढ़, आंधी तूफान भी आता है तो मिट्टी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो पेड़ पौधा जो है वो मिट्टी के बनने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, सॉइल इरोजन होता है। ओवरग्रेजिंग, जिस क्षेत्र में बहुत अधिक जानवर घास चरते हैं, मिट्टी से घास को उखाड़ कर खा जाते हैं, उसे ओवरग्रेजिंग कहते हैं। तो उस क्षेत्र में भी सॉइल इरोजन बहुत तेज़ी से होता है। जिस क्षेत्र में घास नहीं है तो घास क्या करता है, मिट्टी को जकड़े रखता है, मिट्टी को पकड़े रखता है। बाढ़, आंधी तूफान मिट्टी को उड़ने नहीं देता है। तो जिस क्षेत्र में घास नहीं होगा, और घास कमी किस क्षेत्र में होती है, जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जैसे हिली एरिया हो गया, जम्मू कश्मीर, यहाँ के लोग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ के लोग क्या करते हैं, जानवरों को चरा करके पशुपालन करते हैं। तो हज़ारों की संख्या में भेड़ पालते हैं। तो उनके पास अपना तो ज़मीन है नहीं, तो वो क्या करते हैं, पहाड़ी एरिया में अपने जानवरों को लेकर के 3-4 महीने 6 महीने के लिए चराने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो जानवर चरते रहते हैं। तो जैसे ही उस क्षेत्र में मिट्टी पूरी तरह से, मिट्टी से घास को उखाड़ उखाड़ कर खा जाएगा, पेड़ पौधों को हम काटते चले जाएंगे, तो जैसे ही बाढ़ आता है, जैसे आंधी तूफान आता है, तो मिट्टी क्या होता है, कटना शुरू हो जाता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, हम कोई भी सामान, जैसे सड़कें बनाते हैं, तो सड़कें बनाने के लिए दोनों साइड से मिट्टी को गड्ढा करके, गड्ढे वाली मिट्टी को हम बीच में सड़कें को ऊंचा करने में लगा देते हैं। तो इससे भी जो है सॉइल इरोजन होता है। माइनिंग, जो कोयले की खदानों से जब हम कोयला निकालते हैं तो उसे माइनिंग कहते हैं। खदानों से जब कोई चीज़ भी निकालते हैं, तो झारखंड में अगर धनबाद है और धनबाद में झरिया कोयला खदान है, मैं एक बार, मुझे जाने का मौका मिला वहाँ पे, तो झरिया में क्या देखा मैंने, 50-60 किलोमीटर के रेंज से करीब करीब कोयला निकाला गया है। और कोयला धरती के नीचे से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर धरती के नीचे से कोयला निकाला गया है। अब उस निकाल तो लिया कोयले को, लेकिन उस गड्ढे को भरा नहीं। अब क्या हुआ कि बरसात, जैसे ही बारिश का मौसम आया, उस गड्ढे में पानी भर गया। अब लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ समतल मैदान है या पानी है। धीरे धीरे क्या होगा कि आसपास का जो मिट्टी था वो धीरे धीरे वहाँ गड्ढा सा बन गया। तो इससे भी हमारा सॉइल इरोजन होता है। ये सारी चीज़ें सॉइल इरोजन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर्स एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। उसके बाद आंधी तूफान भी, ग्लेशियर्स का पिघलना भी और पानी भी, ये तीनों भी सॉइल इरोजन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। जब पानी चलता है तो अपने साथ क्या लेकर चलता है, पानी जैसे चला तो क्या करता है, ये गड्ढा करता जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा मैप में कि ये गड्ढा करता जाता है, और गड्ढा करता जाता है तो धीरे धीरे इतना गड्ढा हो जाता है कि उसे गली कहते हैं। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन। जहाँ जिस क्षेत्र में गड्ढा हो गया वो खेती के लायक ज़मीन नहीं रह जाता, वो बेकार लैंड हो जाता है। एंड नॉन इज बैड लैंड, और वह वेस्ट लैंड हो जाता है, बैड लैंड हो जाता है, खराब भूमि हो जाती है।
इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस। चंबल के क्षेत्र में जो इसी प्रकार की ज़मीन है और वो रेवाइंस कहलाती है। चंबल घाटी के लुटेरे का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो कहानी सभी बच्चों को, हम लोगों को भी बचपन में डराया जाता था कि बच्चे सो जा, नहीं तो चंबल घाटी के लुटेरे आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब तो खैर इस तरह की समस्या वहाँ नहीं है। तो जब आप ग्वालियर जाएंगे, मध्य प्रदेश जाने में ग्वालियर रास्ते में आता है, जब उधर साइड जाओगे तो आपको करीब करीब 200-300 किलोमीटर रेंज में चंबल का एरिया मिलेगा। और चंबल के एरिया में जो बीहड़ मिलता है, ऐसा लगेगा कि दीवार बना दिया गया है, लेकिन वो ऐसा है ही, प्रकृति ने उसकी बनावट ही ऐसी किया है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो लैंड है ऊंचा गड्ढा है, तो इस तरह का लैंड जो है वो बैडलैंड्स कहलाता है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि भाई किस प्रकार का सॉइल इरोजन होता है। अब यहाँ देखिए कि सॉइल इरोजन किस तरीके से, ये ऊपरी लेयर है, ये ऊपर की मिट्टी कट करके ये नीचे आ रहा है, नीचे की मिट्टी कट करके ये इसमें आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? ये सॉइल इरोजन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? ये सॉइल इरोजन हो रहा है। तो हम सॉइल इरोजन को रोकने के लिए भी कई सारे तरीके हैं, वो हम अभी देखते हैं हम लोग कि सॉइल इरोजन के क्या क्या तरीके हैं। देखो थोड़ा सा गली इरोजन को। अब ये देखिए पानी जो है, अब ये थोड़ा सा देखिए पानी को जो है, पानी जब इस गड्ढे में बह करके आ रहा है तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे बैडलैंड हो रहा है। ये धीरे धीरे काट करके ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी क्या होगा? ये धीरे धीरे पूरा क्षेत्र ये जो है कट जाएगा और यहाँ गड्ढा बन जाएगा। अब इसी यही क्षेत्र जो है, यही क्षेत्र, ये मिट्टी बह करके यहाँ नीचे चला आ रहा है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, ये गली इरोजन कहलाता है और यही मिट्टी सॉइल इरोजन कहलाता है। इसी को बैडलैंड भी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। ऊंचाई से ऊंचे वाले क्षेत्रों से जब नीचे वाले क्षेत्रों में मिट्टी बह करके चला आता है, उसे सीट इरोजन कहते हैं। इन सच केसेस ऑफ टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। इसमें क्या होता है? जो मिट्टी का ऊपरी लेयर है, जिस पर खेती करते हैं, जो फर्टाइल होता है, जो उपजाऊ होता है, वह नीचे चला आता है। तो इससे अब जो निचला लेयर होता है वो उतना उपजाऊ नहीं होता है। दिस इज नॉन एज सीट इरोजन। ऊपरी का पूरा लेयर जब पानी से बह करके नीचे में चला आता है, उसे सीट इरोजन कहते हैं। विंड्स ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड डाउन एज विंड इरोजन। हवाएं जब, जैसे राजस्थान वगैरह में बालू जहाँ बहुत अधिक है, वहाँ जब बहुत तेजी से आंधी आती है तो एक जगह के बालू को उड़ा करके कहीं दूसरे जगह जमा कर देता है, तो उसे विंड इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो काउज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। सॉइल इरोजन से क्या होता है कि जो किसान खेती करते हैं उसका भी, वो भी प्रॉब्लम में आ जाता है। प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे अप एंड डाउन एंड स्लोप फॉर्म चैनल्स ऑफ क्विक फ्लोज वाटर एंड सॉइल। सॉइल इरोजन भी कई तरीके से होता है। क्या करता है किसान जब खेती करता है, तो अगर मान ले जाए, अगर इस तरीके से है, ये ऊंचा वाला जगह है, तो अगर हम इस तरीके से अगर खेती करेंगे, इस तरीके से खेती करेंगे, तो क्या होगा? इधर से अगर बाढ़ का पानी आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, तो ये सारी मिट्टी कट करके नीचे चला आएगा। तो हमें क्या करना है? उल्टी दिशा में हम खेतों को ट्रैक्टर से फसल लगाएंगे। तो इस उल्टी दिशा में अगर खेतों को जोतेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो गली है वो इस साइड में बनेगा, तो इधर की हवाएं अगर आएगी भी तो मिट्टी को नहीं काट पाएगी या कम से कम काटेगी, कह रहा है। आगे देखते हैं सॉइल इरोजन को। प्लगिंग along the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes. This is called contour plugging. सॉइल इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं? जिस क्षेत्र में सॉइल इरोजन बहुत तेज़ी से होता है, तो वहाँ पे हम घने पेड़ों की कतार लगा करके सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। जिस क्षेत्रों में पेड़ों की घनी कतारें लगा देंगे, तो वहाँ भी सॉइल इरोजन कम होता है। आगे देखते हैं, स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन। टेरेस कल्टीवेशन जो है वो इरोजन को, मिट्टी के कटने को रोकता है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। जहाँ उन क्षेत्रों में अगर बड़ा बड़ा खेत है तो उसे छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दें, ताकि अगर ये वाली मिट्टी इरोजन होगा इसमें आएगा, ये वाली मिट्टी इरोजन होगा इसमें आएगा।
अगर एक ही खेत होगा तो हम पूरे खेतों की सिंचाई अगर एक साथ करेंगे, इधर की मिट्टी कट करके नीचे आएगा। तो इसीलिए हम अगर बड़ा खेत है तो उसे कई पार्ट में हम डिवाइड करके अगर उसे खेती करेंगे तो भी उससे हमारा सॉइल इरोजन कम से कम होगा। This breaks up the force of wind. This method is known as strip cropping. Planting lines of trees is create a shelter also works as similar way. वही है, सिमिलर तरीके से, समान तरीके से, एकदम घने तरीके से अगर पेड़ों की कतार लगाएंगे तो उससे भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। रोज ऑफ सच ट्री आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। और इस तरह का बेल्ट क्या कहलाता है? शेल्टर बेल्ट कहलाता है, छायादार बेल्ट कहलाता है। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing in desert and western area। जहां आंधी तूफान बहुत अधिक आता है, जहां बालू की मात्रा अधिक होती है, उन सब क्षेत्रों में हम सॉइल इरोजन को इसी तरीके से हम रोक सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जहां गंगा नदी के आसपास जो गर्मी के मौसम में बहुत अधिक आंधी तूफान आता है तो इधर का जो बालू है, इधर के जो रेत है, ये इधर उड़ा करके ये फर्टाइल लैंड में भर देता था। तो गंगा नदी के दोनों किनारे जो है क्या किया गया कि शेल्टर बेल्ट्स बनाया गया ताकि गंगा नदी का बालू जो है इधर के क्षेत्रों में जो फर्टाइल लैंड है इसमें ना आ पाए। तो इस प्रकार से हमने कई सारी चीज़ें हमने देखा और इस चैप्टर को अच्छे से समझा। ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम लोग देख ही लेते हैं। स्टेट्स ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट देखते हैं। द विलेज ऑफ सुखो माजरी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ झाबुआ हैव बीन shown that it possible to reverse land degradation। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, सूखो, वहाँ पे एक गांव है सूखो माजरी, उन्होंने लैंड डिग्रेडेशन को कम करने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इन्होंने क्या किया? ट्री डेंसिटी of Sukho Majri increased from 13% हेक्टेयर in 1976 to 1270 पर हेक्टेयर 1976 में इस एरिया में जो ट्री का डेंसिटी था वो 12 पर हेक्टेयर था और 1992 में इन्होंने इन गांव के लोगों ने 1272 पर हेक्टेयर, इन एक हेक्टेयर में 1272 पेड़ को लगा दिया। अब क्या हुआ? रीजनरेशन ऑफ एनवायरनमेंट लेड्स टू इकोनॉमिक वेलबींग एज a result of greater resource availability, improve agriculture and animal core and। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इसी क्षेत्र का नागरिक, सिटीजन अगर लैंड डिग्रेडेशन को रोकना चाहे तो वो रोक सकता है पेड़ पौधों को लगा करके, घास को लगा करके, और इस प्रकार धीरे धीरे जो है मृदा अपरदन को रोक सकता है। इसी प्रकार का कई सारा आंदोलन है। खेजड़ी आंदोलन राजस्थान में चलाया गया था 1970 में। चिपको आंदोलन 1973 में चलाया गया था और यह उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था। थोड़ा सा इसको भी समझ लें। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था और यहाँ की सरकार जो है बड़ी मात्रा में करोड़ों टन पेड़ पौधों को काट करके उसे बेच रहा था। तो इस क्षेत्र के लोगों ने पेड़ों से पकड़ करके चिपक जाते थे और कहते थे अगर पहले पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चिपको आंदोलन पूरे भारत में फेमस हो गया। पेड़ों को पकड़कर चिपकने की जो प्रथा थी, सिस्टम था, ताकि पेड़ों को काट न पाए। इस प्रकार इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। यह आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में चलाया था और उनकी जो मृत्यु हुई है इसी साल हुई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसी प्रकार साइलेंट वैली आंदोलन 1978 में केरल में चलाया गया था और इस प्रकार नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में गुजरात में चलाया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों यह चैप्टर आपका आज बड़े ही इज्जत के साथ समझ करके ख़त्म हो गया। तो आगे आप जो है देख सकते हो, थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है कि कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड इनकम्स, एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम इन सुखो माजरी रेंज फ्रॉम 10,000 to 15 बिटवीन 1979 एंड 84। इस गांव की जो इनकम थी वो 10,000 से लेकर 15,000 हो गई 1979 से 84 के बीच में। पीपल्स मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। कह रहा है कि धरती को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उन लोगों का मैनेजमेंट होना चाहिए। विद पीपल बीइंग मेड बाय डिसीजन मेकर्स बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट
2.9 million hectare or about 1% of India's land area are being greened across the state through वाटरिस्ट मैनेजमेंट। यानी मध्य प्रदेश के लोगों ने भी 2.9 मिलियन हेक्टेयर को जो इंडिया का 1% एरिया है उसको हरा भरा कर दिया। तो लोगों ने, अपने आसपास के लोगों ने इसमें हेल्प किया, मदद किया और अपने क्षेत्रों को हरा भरा किया। तो इस प्रकार से जहाँ भी इस तरह का सिस्टम है वहाँ के लोग जो है खुशहाल हैं। अगर खेती अच्छे से हो रही है, फसल अच्छे से उपज रहा है, मिट्टी कटता नहीं है, एनवायरनमेंट ठीक ठाक है, तो वहाँ के लोग खुशहाल रहते हैं और लोगों का जीवन जो है वहाँ के आसपास का बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये चैप्टर हमने अच्छे से समझा। चैप्टर कैसा लगा, कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ क्या दिक्कत हुई, आप एक बार कमेंट में जरूर से जरूर जा करके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत।